गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईसी करंट अफेयर पीटी 365 फॉर द ईयर 2021 का अपडेटेड वर्जन कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 12 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मेन हेड टॉपिक हमारा इकोनॉमी चल रहा था और इकोनॉमी के अंदर ही हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सूचना, अनअकैडमी लाया है आपके लिए 2021-22-23 के एस्पिरेंट्स के लिए बैचेस जो कि 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। बैचेस बहुत अमेजिंग है, आपको 1 ईयर बैचेस में मिलेंगे यूपीएससी के लिए जो कि 2022 के लिए है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑलरेडी कर दी गई है, कौन से टीचर्स कौन से लैंग्वेज में, इंग्लिश बाइलिंगुअल सब कुछ आपको मिल जाएगा। 2 ईयर बैचेस की अगर हम बात करें 2023 बैच के लिए, तो यहाँ पे प्रॉपर शेड्यूलिंग उसकी भी कर दी गई है, तो आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए यहाँ पे बाइलिंगुअल इंग्लिश दोनों के टीचर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सारी प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब आपको मिलेगी। कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट किस डेट में कौन टीचर लेगी, किस लैंग्वेज में, सब कुछ ऑलरेडी है। अनअकैडमी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप भी। आपको सिर्फ हर संडे एनरोल करना है, सिर्फ आईएएस का कोड यूज करके, जो कि बिल्कुल फ्री है। रेज हैंड का ऑप्शन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे आप फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हैं। और जो बेस्ट पार्ट, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, वो है लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको देखिए कोर्स के बाद आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग एंड न जाने कितनी चीजें मिल जाएंगी जो कि आपको कहीं किसी ऑफलाइन में इतने सस्ते दाम में नहीं मिलेगी। अब उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए अनअकैडमी लोन भी दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम पैसे को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 0% फीस पे आप 1 साल में लौटाइए आराम से और लाभ उठाइए। इसमें भी सिर्फ आईएएस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ ये हैं प्राइजेस, और सिर्फ आईएएस कोड अगर आप यूज करते हैं और जो आपके यूज करेंगे भी, तो इससे आपको 10% डिस्काउंट इनमें भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए, और कोई दिक्कत के लिए @सिर्फ आईएएस सेल्स पे मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके बात करिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मेन हेड टॉपिक की, जो कि है पेमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो अब न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को समझते हैं कि आखिरकार न्यूज में क्यों रहा। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डेडलाइन थी अप्लाई करने के लिए न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए, उसे बढ़ा के मार्च 31 कर दिया। अब जो इस किताब में नहीं लिखा है वो बता दूं कि पहले ये डेडलाइन 26 और फरवरी थी, अब 1 महीना एक्स्ट्रा दे दिया गया है और मार्च 31 कर दिया गया है। तो आप कहेंगे कि मैम ये पहले बताइए कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्या है। देखिए, इसको सेटअप करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पैन इंडिया एक अम्ब्रेला एंटिटीज हो जो फोकस करें रिटेल पेमेंट सिस्टम पे। अब रिटेल पेमेंट सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने क्यूआर कोड के माध्यम से किसी को पेमेंट दिया, ठीक है, पेटीएम से दिया, गूगल पे से दिया, किसी से भी आपने दिया, तो क्या लगता है आपको कि आप जो पेटीएम से, मोबीविक से, और ये जो आप जिस पे से भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो इसे कौन देखता है? हाँ, इसे देखता है एनपीसीआई, हमें पता है। अभी इसकी मोनोपोली है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मोनोपोली है, जिसमें कई सारे बैंक्स इन्वॉल्व है। लेकिन अब जो है आरबीआई चाहता है कि इसकी मोनोपोली हटे और प्राइवेट प्लेयर्स भी आए, जैसे रिलायंस वगैरह, है ना, या और भी प्लेयर्स इसके अंदर आए, सो दैट क्या हो कि रिसर्च इनोवेशन आएगा और अच्छी चीजें आएंगी। फिलहाल हम रिटेल पेमेंट सिस्टम समझ कर क्या होता है। अब रिटेल पेमेंट सिस्टम, जब हम शॉप पे जाते हैं, हम पेमेंट करते हैं, कोई भी पेमेंट हो, है ना, अगर होलसेलर भी आपस में ऐसे पेमेंट कर रहे हैं तो भी रिटेल के अंदर आएगा, है ना, होलसेल को बंद करिएगा, वो सब एक ही में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है, ये ऑथराइज होगी अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर, और ये कंपनी भी होगी जो इनकॉर्पोरेट होगी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो इतना तो हमने ये समझ लिया। अब देखिए आखिरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए। तो पहला, तो एंटिटीज जो हों वो ओन और कंप्लेन जो कंट्रोल करे जाएं, वो रेसिडेंट इंडियन सिटीजन के द्वारा करे जाए, मतलब ऐसे लोगों के द्वारा जो हमारे यहाँ देश में रहते हो, ऐसे इंडियन सिटीजन, और एटलीस्ट इनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पेमेंट सेगमेंट में। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो ये NUE मतलब न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है, इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपए की होनी चाहिए और मिनिमम नेट वर्थ 300 करोड़ रुपए की मेंटेन होनी चाहिए हर वक्त। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि नो सिंगल प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप शैल हैव मोर देन 40% इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल ऑफ NUE। ठीक है, एक सिंगल प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का 40% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा कैपिटल में इसकी।
और लास्ट का क्राइटेरिया ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ है इसके अंदर एज लॉन्ग एज दे कंप्लाई विद द एग्जिस्टिंग गाइडलाइन। जब तक वो हमारे देश की गाइडलाइन के साथ बना के चलते हैं तभी तक ये फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर अलाउ रहेगा। तो ये तो हमने बात कर ली इसके क्राइटेरिया की। अब कुछ इसकी स्कोप की बात करते हैं, किस क्या इसका स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या होंगी। देखिए, इसको सेटअप, मैनेज और ऑपरेट करा जाएगा न्यू पेमेंट सिस्टम को इन अ रिटेल स्पेस कंप्राइजिंग बट नॉट लिमिटेड टू एटीएम्स, वाइट लेबल पीओएस, आधार बेस्ड पेमेंट्स एंड रेमिटेंस सर्विसेज अमंग्स अदर्स। ये जो है डेवलप करेगा एक नया पेमेंट मेथड, है ना, एक ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पे जो भी इश्यूज हैं देश के अंदर या इंटरनेशनली, ये प्रॉपर मॉनिटरिंग भी इसकी हो सकेगी। उसके बाद ये पूरा डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेगा, जैसे कि अवेयरनेस को बढ़ाना पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग, और ये ऑपरेट करेगा क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम के लिए फॉर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स और नॉन बैंक्स के लिए, आइडेंटिटी और मैनेज करेगा रेलिवेंट रिस्क जो है, मॉनिटर करेगा रिटेल पेमेंट सिस्टम का डेवलपमेंट, और जो भी रिलेटेड इश्यूज हमारे देश के अंदर है या इंटरनेशनली है दोनों देखेगा। तो आप कहेंगे कि मैम सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, एनपीसीआई नॉन फॉर प्रॉफिट था, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता था, सब कुछ अच्छा था, तो क्यों लेके आ गए इस एनयूई को, है ना, न्यू अमेरिका एंटिटी को। तो इसके लिए बताना चाहती हूँ इसकी कुछ वजह है। पहली वजह ये है कि अभी आप जानते हैं एनपीसीआई की मोनोपोली है ना, और रिस्क है कि मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि जो बैंक वगैरह हैं जिनके सब इन्वॉल्व हैं इस एनपीसीआई के अंदर वो हिल जाएं, तो ये पेमेंट सिस्टम बड़ा ज़्यादा हिल जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर और भी थोड़े प्लेयर्स हों ताकि रिस्क को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ एनपीसीआई। देखिए, एनपीसीआई जो है करीब 60% रिटेल पेमेंट को कंट्रोल करता है और ये टू बिग टू फेल हो गया है। तीसरा, मतलब सरकार इसको फेल होने नहीं दे सकती, फेल हुआ तो सब गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये वजह है कि टू ब्रिंग मोर पीपल इनटू डिजिटल पेमेंट चैनल। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ज़्यादातर लोग जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो ध्यान रख सकती हैं कितना पैसा मूव कर रहा है ना, अनलाइक कैश एक्सचेंजेस। और इसमें फ़ायदे वगैरह भी हैं, मैं अलग से आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अब मोबीक्विक में आपका पैसा पड़ा है 1000 रुपये और आप चाहते हैं पेटीएम में ट्रांसफ़र करना, तो अभी तो नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हो सकता है कि उस समय आप कर पाए। ये सब फ़ायदे हैं। तो चलिए आइए थोड़ा बहुत हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो अपनी चल रही है अभी एनपीसीआई के बारे में जानते हैं। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया मतलब ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट्स में, सेटलमेंट सिस्टम्स में इंडिया के अंदर। ये आरबीआई का इनिशिएटिव है और इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव है। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर। अब 10 करोड़ प्रमोटर बैंक जो हैं वो हैं आपके करोड़ नहीं कह रही हूँ, 10 कोर, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। कोर जो है वो जो 10 मेन प्रमोटर बैंक्स हैं वो एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है पंजाब एंड नेशनल बैंक, फिर आपका कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, और आपका जो है आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, सिटी बैंक है और एचएसबीसी है। ठीक है, एचएसबीसी है। तो ऐसे कुछ कोर प्रमोटर्स के ये हैं। इसको इनकॉर्पोरेट करा गया है एज नॉट फॉर प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बताया ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती कंपनी। अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका इंटेंशन क्या है कि मतलब हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे पूरे ही बैंकिंग सिस्टम को इंडिया के अंदर, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स के लिए। ठीक है, बस एम्प्लॉयज वगैरह की जो सैलरी जाती है वो जाती है, बाकी इनको कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना होता। ठीक है, अब देखिए एनपीसीआई ऑपरेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं कि मतलब एनपीसीआई के थ्रू कौन कौन से पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑपरेट करे जाते हैं, तो है एक रुपए कार्ड्स, फिर है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर भारत बिल पेमेंट्स हो गए, आधार इनेबल पेमेंट्स हो गए, फास्ट टैग या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ले लीजिए, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ले लीजिए, या आप इमीडिएट पेमेंट सिस्टम ले लीजिए। उसके साथ 99 मतलब स्टार 99 हैश यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट सिस्टम ले लीजिए, नेशनल फाइनेंशियल स्विच ले लीजिए, या चेक ट्रंकेशन सिस्टम ले लीजिए। ये सब कुछ एनपीसीआई
ऑपरेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आखिरी में कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, एनपीसीआई ट्रांसफर्स ऑटोमेटिक बिल पेमेंट बिजनेस टू न्यू सब्सिडी। एनपीसीआई ने ट्रांसफर करा है ऑटोमेटेड बिल पेमेंट बिजनेस को टू न्यू सब्सिडी। समझते हैं क्या है क्या नहीं। तो आरबीआई के डायरेक्टिव के हिसाब से एनपीसी जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने अपने सारे भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स को, जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, ट्रांजेक्शन मैंडेट है, इन सब को ट्रांसफर कर दिया है एक न्यू सब्सिडरी को, जिसका नाम है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, मतलब NBBPL, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। ये जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स हैं, ये इंटर ऑपरेबल बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जिन्हें बैंक्स यूज करते हैं, फिनटेक कंपनीज यूज करते हैं, बिलर मर्चेंट यूज करते हैं टू ऑटोमेट बिल कलेक्शन, मतलब बिल कलेक्शन के लिए और रिक्वेस्ट सॉल्यूशंस के लिए। अब ये जो एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड है, ये इफेक्ट में 1 अप्रैल से आ गया है और ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है एनपीसीआई की, मतलब सब एनपीसीआई के अंडर ही आएगा। ये एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम के लिए इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है और इसको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर बनाया गया था। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम लगे इसको समझने में तो सिर्फ IAS सेल्स पे मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट जरूर करिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपके लिए, सबके लिए बिल्कुल पर्सनल सर्विस है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। जानते हैं फिलहाल न्यूज में क्यों रहा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल डायरेक्शंस 2021 इसे पब्लिश करा गया है ताकि इंडिया का डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर और मजबूत बनाया जाए। तो अब जानते हैं, यहाँ देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल डायरेक्शन 2021 क्या है। देखिए, ये डायरेक्शन इशू करे गए हैं ताकि एक बढ़िया गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है इसे सेटअप करा जा सके और कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करें सिक्योरिटी कंट्रोल्स के लिए फॉर डिजिटल पेमेंट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। जैसे कि पहला अगर बात करें तो एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल होगा ये रेगुलेटेड एंटिटीज में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, उसके साथ पेमेंट बैंक्स में और क्रेडिट कार्ड इशूइंग जो NBFCs होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन सब में ये एप्लीकेबल होगा। ये एप्लीकेबल होगा थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशंस में भी, पेमेंट ऑपरेटर्स और गेटवेज में भी। अब ये जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है, जरा ये समझते हैं। इसके हिसाब से रेगुलेटेड एंटिटीज जो है ये एक पॉलिसी बनाएंगी अप्रूवल के बोर्ड के अप्रूवल के बाद डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। फिर समझ लीजिए कि जो ये रेगुलेटेड एंटिटीज हैं ये फॉर्मुलेट करेंगे एक पॉलिसी विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड फॉर डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। अब ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं ये इंप्लीमेंट करेंगे मल्टी टीयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को। इसके साथ यहाँ पे अलग करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे एप्लीकेशन, डेटाबेस और प्रेजेंटेशन लेयर को इन द डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए बाय फॉलोइंग सिक्योर बाय डिजाइन अप्रोच। कौन सी अप्रोच को फॉलो करके? सिक्योर बाय डिजाइन, ठीक है, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। उसके साथ ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं शैल हैव फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, इनके बाद एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट होगा और एक रियल टाइम या नियर रियल टाइम रिकंसिलिएशन फ्रेमवर्क सारे ही डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए बिटवीन दी रेगुलेटेड एंटिटीज एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में होगा। देखिए, कस्टमर प्रोटेक्शन, अवेयरनेस एंड ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म भी बहुत ध्यान में रखा जाएगा और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, कार्ड पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, ये सब भी होगा। तो ये हमने डायरेक्शंस के अंदर आपको बताया। अब हम कुछ बात डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जो है हमारे इंडिया के अंदर उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। ये देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जो है वो डिजिटल पेमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को डिफाइन करता है। कोई इस तरह का फंड का ट्रांसफर जो इंस्ट्रक्शन, ऑथराइजेशन या ऑर्डर के द्वारा हुआ हो टू अ बैंक टू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एंड अकाउंट, मतलब टू डेबिट या क्रेडिट एंड अकाउंट, मतलब पैसा निकालने के लिए या पैसा डालने के लिए, है ना,
जो उस बैंक के अंदर, मान लीजिए आसान शब्दों में समझाती हूँ कि कोई बैंक है ना, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है फंड्स का जिसमें इंस्ट्रक्शन ऑथराइजेशन बैंक का लगेगा, या पैसा निकालने के लिए या पैसा डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। देखा है कभी कभी गूगल पे से या कुछ ऐसे ऑनलाइन मोड से पैसा आप डालते हो तो लिख कर आता है ना कि योर, जैसे मान ली डिक्लाइन हो गया तो क्या लिख के आएगा, योर ऑथराइज बैंक हैज डिक्लाइन दिस ट्रांजेक्शन। तो इसमें यहाँ पे जो बैंक है उसकी मर्जी लगती है ना। इसको बोलते हैं डिजिटल पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके अंदर पॉइंट ऑफ सेल ट्रांसफर आता है, एटीएम से ट्रांजैक्शन निकाल जो होते हैं वो आते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट या विड्रॉल आता है फंड का, ट्रांसफर जो टेलीफोन के द्वारा, इंटरनेट या कार्ड पेमेंट के द्वारा किया जाए, ये सब भी आता है। देखिए डिजिटल पेमेंट किया जाता है अलग अलग मोड से। जैसे आप करते हो ना एनईएफटी करते हो ना अपनी एप्लीकेशन से, आरटीजीएस करते हो ना बड़े जो जब बड़े अमाउंट के लिए, उसके बाद आईएमपीएस ट्रांसफर करते हो ना, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई वगैरह करते हो ना, तो ये सब डिजिटल पेमेंट के अंदर आता है। और इंडिया के अंदर जो डिजिटल पेमेंट का वॉल्यूम सिस्टम है, ये डेबिट कार्ड्स, पीपीआईस और आईएमपीएस बहुत ज़्यादा होता है देश के अंदर। इतना समझ लीजिए इन तीनों को ही मिला लीजिए, कम से कम 50% जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो इन्हीं के थ्रू ही होते हैं। वाइल जो वैल्यू सेगमेंट है वो आरटीजीएस और एनईएफटी के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, जिसमें 53% इनका टोटल डिजिटल पेमेंट का होता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन पर कैपिटा ये 2.38 पर कैपिटल था फाइनेंशियल ईयर 2014 में, और ये बढ़ के यहाँ समझ रहे हैं 22.42 हो गया 2019 में। उसके बाद जब से मोदी जी आए उन्होंने डिजिटल इंडिया पे काफ़ी ध्यान दिया और इसका असर देखने को भी मिला। अब देखिए कई सारे इनिशिएटिव जो डिजिटल को पेमेंट को प्रमोट करने के लिए लिए गए हैं, आइए उनकी मैं बात करती हूँ। सबसे पहले दो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये प्रोवाइड करता है रेगुलेशन और सुपरविजन के लिए पेमेंट सिस्टम का इंडिया के अंदर, और डेजिग्नेट करता है आरबीआई को एक अथॉरिटी के तौर पे इस पर्पस के लिए, जितना भी मैटर इससे रिलेटेड है उस सारे पर्पस के लिए जो मेन अथॉरिटी होगी वो होगी आरबीआई। उसके साथ रैशनलाइजेशन ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। देखिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये ऐसा रेट है जिसे चार्ज कराया जाता है मर्चेंट से फॉर द पेमेंट प्रोसेसिंग ऑफ डेबिट एंड द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। जैसे आप गए किसी दुकान पे और आपने उनकी कार्ड मशीन से स्वैप कराया अपना क्रेडिट कार्ड, तो मान लीजिए 1% या 2% वो मर्चेंट से लिया जाएगा। ये इस पे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था। उसके बाद आता है यहाँ पे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये भी आरबीआई के द्वारा बनाया गया फंड है ताकि इंकरेज करें एक्वायरर्स को टू डिप्लॉय पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, कि भाई पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो सके, यही स्वैप वगैरह आप कार्ड वगैरह करा सको शॉप वगैरह में। उसके बाद डिजिशाला की बात करते हैं, है ना, डिजिशाला की बात करते हैं। इसमें फ्री दूरदर्शन डीटीएच एजुकेशनल चैनल, ताकि अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके अलग अलग तरह के डिजिटल पेमेंट के लिए। और उसके बाद वित्तीय साक्षरता अभियान। इसका एम ये है कि एक्टिवली इंगेज करें यंग स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, ताकि ये लोग इंकरेज हो, मोटिवेट हो, है ना, सारे प्लेयर्स जो हैं। और यहाँ पे डिजिटल इनेबल कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम और को जो है यूज़ करा जाए फंड्स वगैरह को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये हमने कुछ बात करी। आखिरी में हम बात करेंगे कुछ रिलेटेड न्यूज़ से, इसके अंदर डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। देखिए सेंटर ने डिसाइड करा है कि हम एक डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट को सेटअप करेंगे एक नोडल एजेंसी के तौर पे, जो टैकल करेगा ये जो कमर्शियल कम्युनिकेशन है ना, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन यूसीसी को, फ्रॉड को, ये जो बाकी सारी जो कॉल्स आती हैं उल्टी सीधी, स्पेशली डिजिटल पेमेंट स्पेस में, इन सब को डील करेगा। ये जो DIU रहेगा ये अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ करेगा, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ करेंगे, इन्वेस्ट करने में कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी जिसमें टेलीकॉम रिसोर्सेज का यूज हुआ हो। उसके साथ टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कस्टमर प्रोटेक्शन को भी सेटअप करा जाएगा एटलीस्ट 22 लाइसेंस सर्विस एरिया लेवल पे। उसके साथ सेटअप करा जाएगा, मतलब सारे ही जो 22 लाइसेंस सर्विस एरिया लेवल है वहाँ, एटलीस्ट नहीं सारे ही, मतलब 22 जो लाइसेंस सर्विस एरिया लेवल है वहाँ पे। उसके साथ एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को भी यहाँ पे लाया जाएगा, ताकि जो भी दुख दर्द है ग्रीवेंस रजिस्टर के तौर पे भाई वहाँ पे आप जाके कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ज़रूरत होगी कि वो
यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे मिनिस्ट्री के डायरेक्टिव्स को इस यूसीसी को लेकर। जो मैंने यूसीसी बताया क्या होता है, हाँ, डू यू रिमेंबर? अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन। अब मान लीजिए कि कोई कंपनीज के द्वारा कोई वायलेशन किया गया तो पेनाल्टी वगैरह भी लगेगी, डिस्कनेक्शन हो जाएगा रिसोर्सेज का इन केस ऑफ अगर बार बार ऐसा वायलेशन होता रहा। तो इस सिस्टम से क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट डिजिटल इकोसिस्टम में बढ़ेगा, फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन और अच्छी तरह से बढ़ेंगे, खासकर मोबाइल के थ्रू, है ना, सिक्योर तरीके से, रिलायबल तरीके से, और इससे डिजिटल इंडिया और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड ने गूगल पे से उसके साथ कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया था, है ना, और अभी तो मुझे ही कुछ खैर आरबीआई से सॉरी आरबीएल का जो क्रेडिट कार्ड था मेरे पास, उससे बड़ी फेक कॉल आई थी। तो ये सब चीज़ें बड़ी गड़बड़ है। ऐसे उसके 25,000 समथिंग निकल गए थे, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गड़बड़ होती हैं, इन सब को यहाँ पे सिक्योर करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो भरोसा कैसे होगा लोगों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है डिजिटल करेंसी। न्यूज़ में क्यों रहा, पहले ये जान लेते हैं। तो हुआ क्या कि रिसेंटली चाइना ने फ्लोट करी हैज फ्लोटेड इट्स ओन सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी को फ्लोट करा, जिसका नाम क्या रखा, डिजिटल करेंसी ECNY। कुछ सिलेक्टेड सिटीज में करा, सिर्फ ट्रायल बेसिस पे किया गया है। तो ये तो अलग ही चीज सोचते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि डिजिटल करेंसी होती क्या है। देखिए, अगर हम ब्रॉडेस्ट सेंस में देखें तो डिजिटल करेंसी एक करेंसी का ही फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। इसको डिजिटल मनी, मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या साइबर कैश भी कहा जाता है। अब बात आती है कि किस तरह से इंडियन डिस्पेंसेशन ने रिस्पॉन्स किया डेवलपमेंट को लेके रिगार्डिंग डिजिटल करेंसी। तो आइए समझते हैं क्या हुआ। इंडिया के अंदर देखिए, डिस्पाइट गवर्नमेंट थ्रेट्स ऑफ अ बैन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन के, देखिए ये गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम बैन कर देंगे क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन तब भी आप देखिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत बढ़ता है। अबाउट 8 बिलियन इन्वेस्टर्स आज के डेट में हैं और उनमें 100 बिलियन रुपीज इन्होंने होल्ड कर रखे हैं, मतलब 1.4 बिलियन, ठीक है, डॉलर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में। यूजर का रजिस्ट्रेशन और मनी वगैरह जो आता है ना, लोकल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में, जैसे कि जेप पे यूनो कॉइन वगैरह पे, है ना, ये बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली पिछले 2 से 3 सालों में। और इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ गई है डिजिटल करेंसीज की, है ना। तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो देखे गए हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी आवाज़ उठाई है कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसके अगेंस्ट उठाई है, क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट है ना, और सेम टाइम पे ये अपनी डेवलप करना चाहते हैं खुद की डिजिटल करेंसी, है ना। तो इस इफेक्ट के लिए आरबीआई ने इशू करा एक ऑर्डर 2018 में फॉरबिडिंग बैंक्स फ्रॉम डीलिंग इन, इसमें रोक लगा दी गई है कि बैंक वगैरह क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं कर सकते। इसके बारे में अभी मैं और चीज़ें बताऊंगी आपको, है ना। दूसरी बात देखिए, ये बैन जो है वो जो है आपका सुप्रीम कोर्ट इसने स्ट्रक डाउन कर दिया था 2020 में, और कोर्ट ने ऑर्डर करा था गवर्नमेंट को कि आप पोजीशन लीजिए और ड्राफ्ट करिए एक नया लॉ इस मैटर के ऊपर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने यहाँ पे एक जो है म्यूट करा एक लॉ टू बैन माइनिंग, ट्रेडिंग एंड होल्डिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ले लो भाई, ये तो बिल्कुल अगेंस्ट है। साथ में फर्दर ये रेगुलेटरी डिजाइन को और मजबूत बनाया गया और स्ट्रेंथन किया गया, टाइट करा गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहाँ पे अमेंडमेंट लेकर आए टू रूल्स इन द कंपनीज एक्ट, जिसमें ये कहा कि यहाँ पे अब फर्म्स के लिए मैंडेटरी है कि अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्क्लोज करेंगी, ये दिखाएंगे कितना इन्वेस्टमेंट में क्रिप्टो करेंसीज की वजह से है। तो जो मेजर है वो इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट एजेंडा कि भाई यहाँ पे ये जो मेजर्स उठाए जा रहे हैं वो किस बेसिस पे हैं कि भाई बैन करिए प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज को, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह को, है ना, और वाइल बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर अ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को हम लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे कि हम हमारी खुद की एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होगी, क्रिप्टो करेंसी को बंद करो। अब देखो, डिजिटल करेंसी की अगर बात करें तो इनटेंजिबल है, पहली चीज तो आप छू नहीं सकते, है ना, सिर्फ ओन और ट्रांजेक्ट करी जाती है कंप्यूटर या ई वॉलेट का यूज करके। तो अब देखो, जैसे हम ऐसे ही समझें कि डिजिटल करेंसी, तो इसके हम दो ऐसे पार्ट देखेंगे, ठीक है। एक में ये रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कहलाएगी, और दूसरी होगी अनरेगुलेटेड मतलब वर्चुअल करेंसी। और जो वर्चुअल करेंसी होती है ना, वही होती है क्रिप्टो करेंसी, मतलब एक वर्चुअल करेंसी विच यूजेस क्रिप्टोग्राफी। अब देखिए, इस पे एक अलग से इनकी बातें हैं, इनसे थोड़ा सा हट के आपको कुछ बताना चाहूंगी। देखिए, इंडिया ना हमेशा ऐसी कुछ चीजें कर देता है। अब जैसे पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो बहुत
आगे जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ऑफिशियली जो है क्रिप्टो करेंसी को अपनी करेंसी बनाया? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता हो तो देखिए यहाँ पे इंडिया ऐसा करने लगता है, और बाद में पहले भी हमने ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को अपोज करा, और जब तक लोग आगे पहुंच गए बाद में हमको अकल आई, फिर हम उसमें पहुंचे आगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे एक डिबेट का चीज़ भी है, डिबेट का कारण भी है। देखते हैं खैर आगे क्या होता है। तो यहाँ पे इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत आपको ऐसे तो नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या तो फिर आप मुझे @SIRF IAS सेल्स टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।